नमस्कार। आज हम ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसी घटना की तह तक चलेंगे जिसने वहाँ के समाज को सच में हिलाकर रख दिया है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर हुए एक हमले की कहानी बताते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ। हम इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमन और सुकून के लिए जानी जाने वाली एक जगह अचानक आतंक का मैदान कैसे बन गई। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये घटना इसलिए भी ज्यादा झकझोरने वाली है क्योंकि ये उस जगह हुई जो ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली का प्रतीक है। बॉन्डी बीच एक ऐसी जगह जहां लोग छुट्टियां मनाने, सर्फिंग करने और मतलब बेफिक्र होकर घूमने जाते हैं। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, हमलावरों ने समय भी ऐसा चुना जो बहुत मायने रखता है। यहूदी समुदाय के हनुक्का त्योहार का पहला दिन। हाँ, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक तरह से संदेश देने की कोशिश थी। तो चलिए सबसे पहले उस शाम का मंजर समझते हैं। हम बात कर रहे हैं सिडनी के पूर्वी इलाके की, न्यू साउथ वेल्स राज्य में। हाँ, और जगह है बॉन्डी बीच, जो शायद ऑस्ट्रेलिया का सबसे जाना माना समुद्र तट है। समय था रविवार शाम के लगभग 6:47। एक ऐसा वक्त जब परिवार और दोस्त वीकेंड एंजॉय करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और उस शाम वहां खास तौर पर भीड़ थी क्योंकि हनुक्का का जश्न मनाया जा रहा था। स्रोतों में जो वीडियो फुटेज हैं उनमें साफ दिखता है कि कैसे अचानक गोलियों की आवाज से भगदड़ मच जाती है। सैकड़ों लोग, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए रेत पर भाग रहे हैं। वो खुशी और उत्सव का माहौल पल भर में खौफ और दहशत में बदल गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये घटना कितनी बड़ी है। वहाँ सामूहिक गोलीबारी मतलब मैस शूटिंग्स न के बराबर होती हैं। सही कहा। असल में हमारे स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये 1996 के पोर्ट आर्थर हत्याकांड के बाद देश की सबसे घातक गोलीबारी है। 1996? वो तो बहुत वक्त हो गया। हाँ, उस वक्त एक अकेले बंदूकधारी ने 35 लोगों की जान ले ली थी और उस घटना ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। और उसी घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने बंदूक कानूनों को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया था, है ना? बिल्कुल। पोर्ट आर्थर के बाद वहां नेशनल फायर आर्म्स एग्रीमेंट लागू हुआ था, जिसके तहत कई तरह की ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक बंदूकों पर पाबंदी लगा दी गई। अच्छा, एक बायबैक स्कीम भी चलाई गई थी शायद। हाँ, चलाई गई थी। और उन कानूनों की वजह से ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में गन कंट्रोल के लिए एक मिसाल बन गया था। लगभग 3 दशकों से वहां इस तरह की कोई बड़ी घटना हुई ही नहीं थी। तो इस हमले ने उस 30 साल पुरानी सुरक्षा की भावना को तोड़ा है। ये सिर्फ एक हिंसक अपराध नहीं है, बल्कि ये उस यकीन पर हमला है कि ऑस्ट्रेलिया एक महफूज मुल्क है। यही इस घटना का सबसे गहरा असर है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक शांति पर सीधा प्रहार है। अब सवाल ये उठता है कि इतने कड़े कानूनों के बावजूद हमलावरों के पास ऐसे हथियार पहुंचे कैसे? ये जांच का एक बड़ा हिस्सा होगा। बिल्कुल। और ये हमला और भी ज्यादा भयावह हो जाता है जब हम देखते हैं कि इसे कितनी सटीकता से एक खास समूह को निशाना बनाने के लिए चुना गया था। ये कोई रैंडम हिंसा तो थी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि आपने बताया, ये हनुक्का का जश्न था। समुद्र तट पर चनूका बाय द सी 2025 नाम का एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसे चबार्ड ऑफ बॉन्डी नाम के एक यहूदी केंद्र ने आयोजित किया था। और 1000 से ज्यादा लोग थे वहां। हाँ, हनुक्का, जिसे रोशनी का त्योहार भी कहते हैं, यहूदी इतिहास में एक चमत्कार का प्रतीक है। हिब्रू में इसका मतलब समर्पण होता है, यानी अंधकार पर प्रकाश की विजय का जश्न। और हमलावरों ने उसी जश्न को अंधकार में डुबोने की कोशिश की। विडंबना देखिए, ठीक यही। उन्होंने जानबूझकर एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव को निशाना बनाया, एक पारिवारिक कार्यक्रम जहां हर उम्र के लोग थे। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने इसे सिर्फ एक हमला नहीं कहा, उन्होंने बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। स्रोतों के मुताबिक उन्होंने कहा, ये एक दुष्ट यहूदी विरोधी कृत्य है, ये आतंकवाद है जिसने हमारे राष्ट्र के दिल पर चोट की है। इन शब्दों का चुनाव ये बहुत सोच समझकर किया गया है। यहूदी विरोधी यानी एंटी सेमिटिक कहकर उन्होंने हमले की मंशा साफ कर दी। बिल्कुल। और आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करके इसे एक साधारण अपराध से कहीं ज्यादा संगीन बना दिया। ये सरकार का आधिकारिक नजरिया है, जो ये तय करता है कि देश की सारी सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को कैसे देखेंगी। उस खौफनाक मंजर के बीच हमारे स्रोतों से कुछ ऐसी कहानियां भी निकल कर आती हैं जो हैरान कर देती हैं।
एक चश्मदीद हैं बैरी, जो अपने बच्चों के साथ वहां थे। उन्होंने बीबीसी को बताया कि कैसे उन्होंने 2 लोगों को एक पुल से भीड़ पर गोलियां चलाते देखा। हाँ, और उनके बयान की पुष्टि बीबीसी द्वारा सत्यापित एक वीडियो से भी होती है। वीडियो में साफ दिखता है कि 2 बंदूकधारी वो कैंपेल परेड के कार पार्क से समुद्र तट की ओर जाने वाले एक छोटे से पुल पर खड़े हैं और वहीं से फायरिंग कर रहे हैं। हाँ, नीचे मौजूद भीड़ पर। वो एक ऊंची जगह पर थे, जिससे उन्हें निशाना बनाने में आसानी हो रही थी। लेकिन उसी आतंक और भगदड़ के बीच कुछ अविश्वसनीय हुआ। एक वीडियो में दिखता है कि एक निहत्था आदमी वो चुपके से एक हमलावर के पीछे पहुंचता है, उसे दबोच लेता है और उसके बंदूक छीनने की कोशिश करता है। मतलब? बिना किसी हथियार के सीधे बंदूकधारी से भिड़ जाना, ये सोचना भी मुश्किल है। ये वाकई असाधारण है। अक्सर ऐसी घटनाओं में बाइस्टैंडर इफेक्ट देखने को मिलता है। हाँ, कि कोई और मदद करेगा। हाँ, जहां ज्यादातर लोग ये सोचकर कुछ नहीं करते कि कोई और करेगा, हर कोई स्तब्ध रह जाता है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति ने उस सोच को तोड़कर सीधे खतरे का सामना किया। ये दिखाता है कि संकट के समय व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना कितनी शक्तिशाली हो सकती है। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने उस व्यक्ति को एक सच्चा हीरो कहा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी बहादुरी के कारण आज रात बहुत से लोग जीवित हैं। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। प्रधानमंत्री एल्बनीज ने भी अपने भाषण में उन सभी लोगों की तारीफ की जो दूसरों की मदद के लिए खतरे की ओर भागे। सही बात है। ये वो आम लोग थे, ऑफ ड्यूटी डॉक्टर, पुलिस वाले या बस वहां मौजूद नागरिक, जिन्होंने जान की परवाह किए बिना घायलों की मदद की। ये उस सामुदायिक भावना को दिखाता है जिसे हमलावर नष्ट करना चाहते थे। अराजकता के बीच इंसानियत का ऐसा प्रदर्शन एक बहुत शक्तिशाली जवाब होता है। लेकिन इस बहादुरी के बावजूद तबाही बहुत बड़ी थी। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इस हमले में एक बंदूकधारी समेत 12 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हुए। हाँ, इन आंकड़ों में 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं जो घायल हुए। ये वो पहले लोग थे जो खतरे की तरफ भागे ताकि लोगों को बचा सकें। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि ऐसे हमलों का सामना करने में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कितना बड़ा जोखिम उठाते हैं। उस वक्त की अफरा तफरी का अंदाजा एक और वीडियो से लगता है, जिसमें पुलिसकर्मी उसी पुल पर एक व्यक्ति को सीपीआर दे रहे हैं और कोई पीछे से चिल्ला रहा है, वो मर चुका है, वो मर चुका है। ये उस पल के भ्रम और लाचारी को दिखाता है। ऐसी स्थिति में पुलिस की पहली प्राथमिकता तो इलाके को सुरक्षित करना ही होती होगी। बिल्कुल। उन्होंने तुरंत पूरे बॉन्डी बीच की घेराबंदी कर दी और लोगों से दूर रहने को कहा ताकि वे अपनी कार्रवाई कर सकें और कोई और हताहत ना हो। लेकिन यहाँ एक और बहुत परेशान करने वाली जानकारी सामने आई। हाँ, वो आईईडीज वाली बात। मित बंदूकधारी से जुड़ी एक कार की तलाशी में पुलिस को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस मिले। ये जानकारी इस हमले की तस्वीर को पूरी तरह बदल देती है। मतलब? इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक अंधाधुंध गोलीबारी नहीं थी। ये एक बड़ी और सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद कहीं ज्यादा तबाही मचाना था। अच्छा। शायद उनका प्लान था कि गोलीबारी से मची भगदड़ के बाद वे इन बमों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमला और भी घातक हो सकता था। बहुत ज्यादा। इन आईईडीज को निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। ये हमलावरों की तैयारी और उनकी कट्टरता को दिखाता है। ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। ये एक पूरी तरह से प्लान किया गया आतंकी हमला था। तो अब हम जांच के उस हिस्से में आते हैं जहां कई मुश्किल सवाल खड़े होते हैं। पुलिस ने इसे आधिकारिक तौर पर आतंकी हमला घोषित कर दिया है, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा था। हाँ, और न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर मैल लैनियन ने कहा है कि जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत जरूरी अपील भी की। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने को कहा और ये भी कहा कि ये बदले का समय नहीं है। ये एक बहुत जिम्मेदाराना बयान है, खासकर ऐसे माहौल में। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे हमलों का एक बड़ा मकसद समाज में फूट डालना और नफरत फैलाना होता है। हमलावर चाहते हैं कि एक समुदाय दूसरे के खिलाफ हो जाए और हिंसा का एक नया दौर शुरू हो। कमिश्नर का बयान उसी आग को भड़कने से रोकने की एक कोशिश है। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है और जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। पुलिस कमिश्नर और ऑस्ट्रेलिया की जासूस एजेंसी ASIO के प्रमुख माइक बर्गेस दोनों ने पुष्टि की है कि संदिग्धों में से एक उनकी जानकारी में था। और यहीं पर सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा होता है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि वो संदिग्ध को जानते तो थे, लेकिन उसे तत्काल खतरे के रूप में नहीं देखा गया था।
इसका क्या मतलब है? मतलब ये पूरे खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सुरक्षा सेवाओं के रडार पर था, लेकिन उसे इतना खतरनाक नहीं माना गया था कि उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए या कोई कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। इसे सिग्नल वर्सेस नॉइस की समस्या कहते हैं। सुरक्षा एजेंसीज के पास हजारों लोगों की जानकारी होती है जो कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं या ऑनलाइन नफरत फैलाते हैं। लेकिन उनमें से कौन सिर्फ बातें कर रहा है और कौन असल में हमला करने की योजना बना रहा है, ये पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जानकारी में होना और हमला कर देना के बीच कहीं ना कहीं तो कोई चूक हुई है। निश्चित रूप से। और जांच का एक प्रमुख बिंदु यही होगा, क्या कोई चेतावनी के संकेत थे जिन्हें नजरअंदाज किया गया? क्या खुफिया जानकारी को सही तरीके से साझा नहीं किया गया? सही है। ये पता लगाना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी चूक ना हो। यह भी बताया गया है कि पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि क्या इस हमले में कोई तीसरा व्यक्ति भी शामिल था। तो ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर हमारे पास मौजूद स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया में दशकों बाद हुआ एक क्रूर आतंकी हमला था। इसने जानबूझकर एक धार्मिक समुदाय को उनके उत्सव के दिन निशाना बनाया। इस ट्रेजेडी के बीच हमने आम नागरिकों की असाधारण वीरता भी देखी और अब एक बड़ी जांच चल रही है जो खुफिया एजेंसियों की भूमिका पर कई गंभीर और असुविधाजनक सवाल उठाएगी। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी में पुलिस कमिश्नर का वो बयान कि ये बदले का समय नहीं है, बार बार सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसे हमले का असली मकसद अक्सर समाज को तोड़ना होता है, उसमें नफरत और शक का बीज बोना होता है। हमलावर चाहते हैं कि डर फैले और लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर चिंतन किया जा सकता है। हाँ, जब किसी समुदाय पर इस तरह से हमला होता है तो पूरा समाज खुद को प्रतिशोध और हिंसा के दुष्चक्र में फंसने से कैसे बचाता है? एक राष्ट्र के तौर पर जख्मों को भरने की प्रक्रिया वो कहाँ से शुरू होती है? क्या ये न्याय व्यवस्था पर भरोसा करने से शुरू होती है, या फिर समुदायों के बीच पहले से ज्यादा एकजुटता दिखाने से? जब सुरक्षा देने वाली संस्थाओं पर से ही भरोसा डगमगाता है तो लोग आखिर किस पर यकीन करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ऑस्ट्रेलिया को इस त्रासदी के बाद मिलकर खोजना होगा।